नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर फिर से आपका स्वागत करता हूं। और अब हम करंट अफेयर्स की एक सीरीज शुरू करेंगे जिसमें 2022 की टॉप 200 जो न्यूज़ हैं उनको पढ़ेंगे। अच्छा, टॉप 200 एक ही वीडियो में 200 नहीं पढ़ लेंगे, वैसे पढ़ सकते हैं। मैं एक ही वीडियो में जो भी 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं वो पढ़ा सकता हूँ, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। सिंपल है, अगर मैं एक न्यूज़ लिखूँ केवल कि ये यहाँ पर हुआ, ये इसमें नियुक्ति हुई, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इससे अच्छा तो जो करंट अफेयर्स की मैगजीन्स आती हैं उनसे पढ़ के हम वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। यहाँ वीडियो बनाने का एक उद्देश्य होता है कि जो भी मैं समझा रहा हूँ वो बिल्कुल डिटेल्स में आपको बता दिया जाए कि जो कंसेप्ट हैं वो पूरे क्लियर हो जाए। एक तरीके से रट्टाफिकेशन जो होता है, रट्टा मारने की प्रोसेस होती है, वो ना की जाए। तो इसी वजह से टॉप 200 जो भी, अच्छा केवल ये मत समझिएगा कि 2022 में केवल 200 न्यूज़ है। न्यूज़ बहुत सारी होती हैं, लेकिन इन 200 एक न्यूज़ से ही 2 या 3 न्यूज़ निकल जाती है। तो जो 200 न्यूज़ पढ़ाएंगे इनमें से ही 200, 300, 200, 300 और निकल जाएंगे, तो 500 या 600 के आसपास हो जाएंगी। लेकिन किन से? केवल इन 200 से ही। और आपके आने वाले जो भी एग्ज़ाम होंगे उसमें ये वाली करंट अफेयर्स एनफ होगी, चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम देना चाहते हो। ठीक है, तो एक दिन में ट्राई करेंगे कि 30 से 40 के आसपास हो जाए। तो 9 या 10 वीडियो में आपकी 9 या 10 से भी कम लगेंगे, लेकिन 200 का जो ये प्रॉमिस है ये डेली के डेली, मतलब जल्दी से जल्दी कवर कर देंगे 200 को 7 या 8 दिनों के अंदर ही। तो इस तरीके से जो भी आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, जनवरी में एसएससी जीडी का होने वाला है, फिर 2.5 या 3 महीने बाद सीजीएल के मेंस होने वाले हैं, उसमें भी जीएस आएगी, तो सबके लिए ये कवर हो जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पहली न्यूज़ है 12th महारत्न कंपनी। अच्छा, जो महारत्न कंपनी है, आपको पता है महारत्न कंपनी केंद्र सरकार जो है सरकारी कंपनियों को 3 तरह के दर्जे देती है। सबसे छोटी होती है मिनी रत्न, फिर होती है नवरत्न और फिर होती है महारत्न कंपनी। तो इससे पहले 11 महारत्न कंपनी थी, तो जो लेटेस्ट इसमें ऐड हुई है 12वीं जो महारत्न कंपनी बनी है वो है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, या इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। तो 12वीं जो महारत्न कंपनी बनी है वो है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम। और इससे संबंधित फैक्ट क्या है? महारत्न कंपनी का दर्जा जो दिया जाता है वो केवल उन कंपनियों को दिया जाता है जो पहले नवरत्न हो। भाई देखिए, सिंपल है। सबसे पहला पायदान क्या होता है? सबसे पहला पायदान होता है मिनी रत्न। मिनी रत्न कंपनियां बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देती है तो वो बन जाती है नवरत्न, और नवरत्न और अच्छी परफॉर्मेंस देती है तो वो बन जाती है महारत्न कंपनी। लेकिन क्या शर्त होनी चाहिए? सरकारी कंपनी। ऐसा नहीं है कि जी अडानी ग्रुप है, रिलायंस कंपनी है, ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं तो वो महारत्न क्यों नहीं है? क्योंकि वो सरकारी कंपनी नहीं है। ये दर्जा केवल सरकारी कंपनी को दिया जाता है। ठीक है। सेकेंड न्यूज़, सीमा सड़क संगठन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो सीमा सड़क संगठन ने अपनी पहली स्टील स्लैग सड़क जो बनाई है, मतलब बनाने को बोला है कि हम यहां पर बनाएंगे, तो वो बनाएंगे अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा, सिंपल, स्टील स्लैग सड़क ये क्या होती है? जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है ना, इंडस्ट्री से बहुत सारा वेस्ट निकलता है, कचरा निकलता है, तो उसमें स्टील भी होता है, तो वो उसी स्टील का यूज़ करेंगे सड़क बनाने में। लेकिन एक और बात है, अगर क्वेश्चन आए भारत में स्टील स्लैग मतलब स्टील के कचरे से या स्टील से सबसे पहले सड़क कहाँ बनी थी भारत में, तो वो बनी थी सूरत में, गुजरात के सूरत में। ठीक। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है सीमा सड़क संगठन, सीमा सड़क संगठन क्या है? कि जो सीमाओं पर, बॉर्डर पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो भी बनाता है वो सीमा सड़क संगठन बनाता है बॉर्डर्स पर। तो सीमा सड़क संगठन के द्वारा जो पहली स्टील स्लैग सड़क बनाई जाएगी वो बनाई जाएगी अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन भारत की पहली कहां बनी है? सूरत में। ठीक है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट। कार्बन फाइबर होते हैं, कार्बन फाइबर की शीट बहुत जगह यूज होती है, तो दुनिया का जो सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट स्थापित किया गया है, ये स्थापित किया गया है गुजरात के हजीरा में। ठीक है। तो गुजरात के हजीरा में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट जो है वो स्टैब्लिश किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़, कोविड के लिए दुनिया की पहली, वर्ल्ड्स फर्स्ट इनहेलेबल टीका, मतलब सिंपल है वैक्सीन। उम्मीद है आप सबने वैक्सीन के 3 शॉट लगवा लिए होंगे, लेकिन फिर भी किसी को 2 लगे होंगे, किसी को 1। कोई कोविड से अपने आप को बिल्कुल सेफ समझते हैं तो उन्होंने शायद लगवाए भी नहीं होंगे, वो अलग बात है। लेकिन अच्छा, वैक्सीन इंजेक्शन लगे थे, लेकिन चाइना ने क्या किया है, दुनिया का पहला इनहेलेबल मतलब मुंह से दवाई ली जा सकती है। ठीक। तो इनहेलेबल मतलब मुंह से दवाई ली जा सकती है, ऐसा टीका या ऐसी दवाई बनी है कोविड से लड़ने के लिए। और किसने बनाई है? चाइना ने।
और शायद ये सक्सेसफुल नहीं हुई, है ना, इसीलिए चाइना में कोविड के इतने केसेस आ रहे हैं। वो अलग बात है, इस तरीके से मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। लेकिन हाँ, दुनिया का पहला जो इनहेलेबल टीका है, इनहेलेबल वैक्सीन है, दवाई है, वो चीन ने बनाई है। किसके लिए? कोविड के लिए। नेक्स्ट, आईबीएम। आईबीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो आईबीएम की क्वांटम नेटवर्क, अच्छा एनडब्ल्यू ये शॉर्ट फॉर्म होती है, ऐसे नेटवर्क लिखा जाता है। तो आईबीएम के क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला जो पहला भारतीय संस्थान, फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूशन है, वो बना है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आईआईटी मद्रास भारत का पहला ऐसा इंस्टीट्यूट बना है जो शामिल हो गया है आईबीएम के क्वांटम नेटवर्क में। आईबीएम का एक क्वांटम नेटवर्क है, उसमें शामिल हो गया है हमारा आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट, आईआईटी हैदराबाद। अच्छा, आईआईटी से संबंधित दो न्यूज आ चुकी है। तो आईआईटी हैदराबाद और भारत का ही एक संस्थान है, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो आईआईटी हैदराबाद और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इन दोनों ने मिलकर क्या किया है? इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड, भारत का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया, कृत्रिम मतलब कृत्रिम कॉर्निया बनाया। आंखों में होता है ना कॉर्निया, तो इन दोनों संस्थानों ने मिलकर भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल कॉर्निया बनाया है, और जिसका कहां यूज किया जाता है? आंखों में। काफी बार आप सुनते होंगे ना कि जी ये इस व्यक्ति ने अपनी आंखें दान कर दी हैं। तो जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को नेत्र दान करता है, आई डोनेट करता है, तो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा आंख का गोला आई बॉल निकाल के दे दिया। कॉर्निया को डोनेट किया जाता है, कॉर्निया का दान दिया जाता है। तो अब यहां पर आर्टिफिशियल कॉर्निया बन चुका है और बनाया है इन दोनों संस्थानों ने मिलकर। अच्छा, 3D प्रिंटेड है ये। 3D प्रिंटर होता है जैसे हमारे घरों में, ऑफिसों में आप देखते हैं ना प्रिंटर, सिंपल हमने कोई प्रिंट निकालना है तो जैसे इमेज दी, कोई इनपुट दिया, और अच्छा एक बात बताइए, प्रिंटर इनपुट डिवाइस है आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है ना। तो हमने उसमें इनपुट दिया और जो भी हमने इमेज दी थी उसने ब्रश और कलर की मदद से वो प्रिंट बनाया और आउटपुट हमें दे दिया। 3D प्रिंटर क्या होता है? एक तरीके से बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, ठीक, और ये मशीनें बिल्कुल ब्रश की तरह काम करती है, ऐसे प्रिंटर में होता है। तो जैसे घरों के जो प्रिंटर होते हैं वो ब्रश और इंक को लेते हैं, यहाँ पर जो मशीनें होती हैं वो सीमेंट, रेत, पानी इनको लेंगे। तो यहाँ पर व्यक्तियों की कम से कम जरूरत होती है, केवल एक ऑपरेटर होता है और वही मशीनों को ऑपरेट कर रहा होता है, सारी मशीनें अपने आप ही काम कर रही होती हैं। तो इस तरीके से जो बिल्डिंग या संस्थान या कुछ भी चीज बनाई जाती है उसे कहा जाता है 3D प्रिंटर, ठीक है। 3D प्रिंटर से एक तरीके से चीजें 3D में बनाई जाती है, और 3D का मतलब पता है ना, वहां पर एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस होती है, मतलब लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी। क्लियर? तो 3D प्रिंटेड भारत का पहला जो आर्टिफिशियल कॉर्निया है ये बनाया है आईआईटी हैदराबाद और सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने। नेक्स्ट, भारत का पहला 3D प्रिंटेड, अच्छा 3D प्रिंटेड दोबारा आ चुका है, तो भारत का पहला 3D प्रिंटेड जो पोस्ट ऑफिस, पूरा का पूरा पोस्ट ऑफिस बना दिया 3D प्रिंटेड, और ये कहां पर है? बेंगलोर में या बेंगलुरु, मतलब कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। फिर भी बात यहां पे भी वही है, दीवारें, छत, सारी की सारी जो चीजें बनेंगी वो सारी की सारी मशीन बनाएंगी, और मशीन बारी बारी से सीमेंट हुआ, रेत हुआ, ईंट हुआ, वो सब अपने आप ही करती रहेंगी, तो उसे 3D प्रिंटर कहा जाता है। तो 3D प्रिंटर से, ये तो केवल एक मतलब पोस्ट ऑफिस है, विदेशों में तो 4 से 5 मंजिला जो इमारत हैं वो बना दी जाती है 3D प्रिंटर से। और सिंपल है, अगर इससे बनाएंगे तो बहुत सारी चीजें, मतलब काम बहुत जल्दी फिनिश हो जाता है। तो भारत का पहला 3D प्रिंटेड जो कॉर्निया बना है वो बनाया है इन दोनों संस्थानों ने, और भारत का पहला 3D प्रिंटेड जो एक तरीके से पोस्ट ऑफिस बना है वो बना है बेंगलोर में। नेक्स्ट न्यूज है, फर्स्ट टाइम रेड वेदर वार्निंग जारी की है ब्रिटेन ने। ब्रिटेन के इतिहास में पहली बार वहां पर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया। अब सिंपल, ब्रिटेन, ठंड पड़ती है ब्रिटेन में, लेकिन वहां तापमान 40 डिग्री से ऊपर हो गया। अब है क्या, वहां पर उन्होंने अपनी सड़कों को, जैसे हमने स्टील का यूज किया था ना सड़कें को बनाने में, वहां पर सड़कें बनाने में रबड़ का यूज किया जाता है। तो इससे जो सड़कों की लाइफ है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उन्हें थोड़ी ना पता था कि वहां पर कभी टेम्परेचर 40 डिग्री तक पहुंच जाएगा। अब हुआ क्या, जैसे ही टेम्परेचर 40 डिग्री पहुंचा तो जो वो सड़क में रबड़ मिली हुई थी उसने पिघलना शुरू कर दिया, वो मेल्ट हो गई। अब सिंपल है, जब सड़क पिघल रही है, जो सड़क में रबड़ मिली हुई है वो पिघल रही है, तो जो गाड़ियां चल रही थी उसके टायर जो थे वो वहां पे चिपकने लगे।
तो वहाँ पर इतनी गर्मी पड़ रही है। वैसे 40 डिग्री ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन अंग्रेज़ों के लिए ज़्यादा होती है, क्योंकि उन्हें आदत नहीं है ना कभी भारत में आए और यहाँ जून जुलाई का महीने में देखे 45 डिग्री 46 डिग्री की गर्मी कैसे होती है, तब पता चलेगा गर्मी क्या है। लेकिन फिर भी ब्रिटेन ने एक्सट्रीम हीट वेव के कारण, मतलब हीट वेव, गर्म हवाएं इतनी ज़्यादा चली कि टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर हो गया, तो इसीलिए वहाँ पर पहली बार जारी हुई है रेड वेदर वार्निंग। और कहाँ पर? ब्रिटेन में। क्लियर? नेक्स्ट है सेमीकंडक्टर पॉलिसी। अच्छा, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर मतलब बसों में मिलता है, सेमी मतलब छोटा वाला, तो छोटा वाला कंडक्टर, इसका मतलब ये नहीं है। सेमीकंडक्टर का मतलब होता है अर्धचालक। ठीक है, तो अर्धचालक नीति या सेमीकंडक्टर पॉलिसी शुरू करने वाला जो पहला राज्य बना है वो बना है गुजरात। और ये सिंपल न्यूज़ है, क्यों? क्योंकि इससे संबंधित एक और न्यूज़ है कि भारत की पहली सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी कहाँ पर बन रही है? गुजरात में ही तो बन रही है। तो सिंपल है, सेमीकंडक्टर पॉलिसी भी कहाँ पर आएगी? गुजरात में आएगी। तो भारत की पहली सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी भी बन रही है कहाँ पर? गुजरात में। और गुजरात ही लेके आया है अर्धचालक नीति या फिर सेमीकंडक्टर पॉलिसी। नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल देश। अच्छा, राष्ट्रमंडल देश जिन्हें कहा जाता है कॉमनवेल्थ कंट्रीज। तो राष्ट्रमंडल देशों में, जो ये देशों का ग्रुप है, देशों में शामिल होने वाला जो 56वां देश बना है वो बना है टोगो। अच्छा, राष्ट्रमंडल एक तरीके से, अच्छा इन्हें कॉमनवेल्थ भी कहा जाता है। तो जो देश कभी इंग्लैंड की कॉलोनी रहे थे, इंग्लैंड के गुलाम रहे थे, तो उन्होंने मिलकर एक ग्रुप बनाया और उसी को कहा जाता है राष्ट्रमंडल। तो राष्ट्रमंडल में इससे पहले 55 देश थे, अब 56वां देश जो इसमें शामिल हो गया है वो हुआ है टोगो। नेक्स्ट है दुनिया का पहला क्लाउड कंप्यूटिंग लैपटॉप। क्लाउड आप आज के टाइम पे बहुत सारा आप अपने मोबाइल में भी देखते होंगे ना कि क्लाउड मोबाइल होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग होता है। सिंपल है, हम अपने मोबाइल का डेटा अगर इसका मतलब सेव कर रहे हैं ऑनलाइन, क्लाउड। अच्छा, क्लाउड का मतलब बादल नहीं है, बादलों में सेव कर देंगे। क्लाउड का मतलब होता है ऑनलाइन, कहीं ना कहीं किसी सर्वर में वो जाके सेव हो रहा है, तो इसीलिए अच्छा इसे क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाता है। और आज के टाइम पे इसकी बहुत डिमांड है क्लाउड कंप्यूटिंग की। तो दुनिया का पहला क्लाउड कंप्यूटिंग लैपटॉप जो निकालेगा या निकाल दिया है वो लॉन्च किया है गूगल ने। तो दुनिया का पहला क्लाउड कंप्यूटिंग लैपटॉप गूगल ने जो है वो लॉन्च किया है। और क्लाउड का मतलब ये नहीं होता डेटा बादलों में सेव करेंगे, ये ऑनलाइन सर्वर्स में सेव किया जाता है। नेक्स्ट है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात या यूनाइटेड अरब अमीरात का जो पहला मून रोवर है। अच्छा, मून रोवर चंद्र रोवर होता है। सिंपल है, चंद्रमा पर हम कोई सैटेलाइट भेजेंगे तो वहां पर एक रोबोट, कार की तरह रोबोट भेजा जाता है जो वहां पर जाके सर्वे करता है, मिट्टी की जांच करता है, फिर सैंपल यहां पर भेजता है। तो क्योंकि वो चलता है बिल्कुल गाड़ी की तरह, मतलब गाड़ी वहां पे है और रिमोट यहां पृथ्वी पर होता है, तो बहुत सारे देश ऐसा करते हैं। तो यूएई अपना पहला मून रोवर भेजेगा और उसका नाम क्या होगा? राशिद। ये अभी तक इन्होंने केवल अनाउंस किया है, चाहिए। तो यूएई का पहला मून रोवर जो होगा उसका नाम राशिद होगा। नेक्स्ट है खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य। मतलब ये खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाले हैं, और ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन बनेगा भारत का? केरल। क्लियर? नेक्स्ट है भारत की पहली खारे पानी से चलने वाली जो लाइनटेन है, खारे पानी से लाइनटेन बना दिया और वो चलती भी है। सही है, तो बहुत अच्छा काम है ये। और सिंपल है, लाइनटेन जब हम जलाते हैं तो उससे क्या होता है? प्रकाश। मुझे पता था तुम प्रकाश ही बोलोगे। अरे प्रकाश तो होता ही होता है, रोशनी भी तो होती है। सही है, तो केवल प्रकाश की तरफ ध्यान मत दो, रोशनी की तरफ भी ध्यान दो। तो इसीलिए भारत की पहली खारे पानी से चलने वाली जो लैंटेन बनी है वो कौन सी बनी है? रोशनी, प्रकाश नहीं, रोशनी। सही है, क्योंकि बराबरी का अधिकार देना है ना। बात बहुत की जाती है ना वुमेन एम्पावरमेंट की, महिला सशक्तिकरण की, तो केवल ये नहीं है कि कुछ क्षेत्रों में, हर क्षेत्र में बराबरी मिलेगी। तो प्रकाश नहीं, रोशनी। लैंटेन को, मोमबत्ती को जलाने से प्रकाश नहीं, रोशनी। ठीक है। नेक्स्ट, ऑनलाइन ई टैक्सी सेवा। अच्छा, आपने ओला, उबर सुना होगा मोस्टली, लेकिन अब है क्या, एक राज्य ने खुद की, राज्य सरकार ने ही अपनी ई टैक्सी सेवा शुरू की है। तो ऑनलाइन ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला जो पहला राज्य बना है वो भी बना है केरल। क्लियर? नेक्स्ट, दक्षिणी भारत का पहला नैनो यूरिया प्लांट बनेगा कर्नाटक में। अच्छा, नैनो यूरिया प्लांट बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
भारत का पहला नैनो यूरिया प्लांट बना था गुजरात में, ठीक, और दक्षिणी भारत का पहला नैनो यूरिया प्लांट बनेगा कर्नाटक में। इसकी अनाउंसमेंट हुई है कि यह बनेगा कर्नाटक में। नेक्स्ट है, प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव होना चाहिए। मतलब प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा गांव बनाया जाएगा, मतलब गांव ऑलरेडी होंगे कि जहां पर संस्कृत भाषा जो है वो बोली जाएगी। तो ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है? तो यूके। अच्छा, यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं है। हाँ, वैसे हमने अगर इंग्लैंड पे भी कब्जा कर लिया तो उसे भी हम गांव ही बना देंगे, भले ही वो विकसित देश क्यों ना हो, हम उसे गांव बना देंगे। लेकिन यहां पर यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं, यूके का मतलब है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड ने एक योजना बनाई है कि वो प्रत्येक जिले में एक ऐसा गांव स्टैब्लिश करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उत्तराखंड की दो जो हैं वो राज्य भाषा हैं, ठीक। अच्छा, वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज दो है ना, जैसे उत्तर प्रदेश की दो ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, पहली जो है हिंदी है और दूसरी है उर्दू। ऐसे ही उत्तराखंड की दो ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, पहली है हिंदी और दूसरी है संस्कृत। क्लियर? नेक्स्ट, किस राज्य द्वारा जब्त की गई शराब की बोतलों से कांच की चूड़ियां बनाने का निर्णय लिया गया है? सिंपल है। अच्छा, आंसर बता देते हैं पहले, फिर एक्सप्लेन करेंगे। बिहार में शराब बंदी है, लीकर, शराब पे बैन है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या केवल बिहार और गुजरात इनमें ही शराब पर प्रतिबंध है? नहीं, भारत में बिहार हो गया है, गुजरात हो गया है, नागालैंड हो गया है, मिजोरम हो गया है। 4 तो ये राज्य हो गए हैं, प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। तो टोटल 5 हैं, 4 तो राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। इन 5 में शराब पर बैन है। अब सिंपल है, शराब पर बैन होगा और इलीगल रूप से अगर शराब लाई जाएगी तो पुलिस उसे जब्त ही करेगी। तो जो वो शराब होगी, जो उसके अंदर लिक्विड होगा, उसे तो नाली में बहा दिया जाएगा। लेकिन जो बोतल इकट्ठी हुई हैं उनका क्या करेंगे? तो बिहार की सरकार ने बिल्कुल बढ़िया एक आइडिया निकाला है कि जो भी शराब की बोतलें पकड़ी जाएंगी, उन बोतलों से, जो कांच की बोतल होती है, उनसे ये चूड़ियां बना दिया करेंगे। सिंपल। तो भाई, शराब पर प्रतिबंध लगने से महिलाएं खुश होती हैं और खुशी दुगनी हो जाएगी कि उन्हीं बोतलों से जो जब्त की गई है उनसे महिलाओं को चूड़ियां भी दे दी जाएंगी, तो डबल खुशी हो गई। तो कहते हैं ना वो वुमेन एम्पावरमेंट, बिल्कुल बराबरी वाला जो काम है वो कर रही है बिहार की सरकार। क्लियर? तो नेक्स्ट न्यूज़ है, मानव यात्रियों को ले जाने वाला भारत का पहला ड्रोन। मतलब ऐसा ड्रोन जो न केवल लगेज सामान को, साथ ही ये मानव यात्रियों को भी, मतलब पर्सन्स को भी उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकता है। इमरजेंसी कंडीशन में ये बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि यहाँ तो एम्बुलेंस का वेट करते ही रह जाते हैं। तो इसलिए मानव यात्रियों को ले जाने वाला भारत का जो पहला ड्रोन है उसका नाम रखा गया है वरुण। क्लियर? नेक्स्ट, भारत का पहला भूकंप स्मारक, जो अर्थक्वेक मेमोरियल या भूकंप स्मारक बनाया गया है, ये बनाया गया है भुज, गुजरात के भुज में। अच्छा, गुजरात में एक जगह है भुज, वहाँ पर 26 जनवरी 2001 को, मतलब जिस दिन हम गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट कर रहे थे, उस दिन यहाँ पर भूकंप आया था। इसका रिएक्टर स्केल पे था अराउंड 7.7 तीव्रता का भूकंप था और बहुत तेज भूकंप था। ये बहुत नुकसान हुआ था गुजरात राज्य को। तो इसी की याद में एक मेमोरियल स्मारक स्थापित किया जाएगा गुजरात के भुज में। क्लियर? नेक्स्ट, भारत की पहली स्वदेशी H2 मतलब हाइड्रोजन ईंधन या फ्यूल से, हाइड्रोजन फ्यूल बैटरी से चलने वाली जो बस होगी वो पुणे में चलेगी। मतलब सिंपल है, जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो बताया जाता है ना कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, फ्यूचर्स फ्यूल किसे कहा जाता है, हाइड्रोजन को। ठीक, तो हाइड्रोजन फ्यूल से जो बैटरी बनाई गई, मतलब हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली बैटरी बनाई और उससे उन बैटरियों को एक बस में लगा दिया गया। तो मतलब ये बस जो है वो हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल कर रही है चलने में। तो ऐसी भारत की पहली स्वदेशी बस कहां पर बनाई गई है? मतलब ऐसी पहली बैटरी से चलने वाली बस कहां बनाई गई है? पुणे में। पुणे में इसको इनॉग्रेट कर दिया गया है। तो भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन बैटरी से चलने वाली बस का उद्घाटन या इनॉग्रेशन किया गया है पुणे में। क्लियर? नेक्स्ट है हाइड्रोलिक लिफ्ट। अच्छा, हाइड्रोलिक लिफ्ट हाइड्रोलिक ही होती है। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट सेवा देने वाला, सर्विस देने वाला भारत का जो पहला धरोहर स्थल, हेरिटेज साइट बनी है, वो बनी है एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है, संभाजी नगर में। ठीक, तो यहां पर जो घूमने के लिए टूरिस्ट जाते हैं तो इनके लिए हाइड्रोलिक लिफ्ट की जो सर्विस है वो देनी शुरू कर दी है वहां की सरकार द्वारा। क्लियर? नेक्स्ट है
भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रेडार, सिंपल। अच्छा, कहाँ स्थापित किया गया है? सिक्किम में। अच्छा, सिक्किम हिमालय रेंज आ रही है, बल्कि भारत में हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है, सबसे हाईएस्ट पीक है हिमालय की, भारत में कंचनजंगा है। और कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है। याद रखिएगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2 या गोडविन ऑस्टिन, लेकिन वो हिमालय का पार्ट नहीं है, वो ट्रांस हिमालय काराकोरम का पार्ट है। लेकिन भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। एक तरीके से ये मानिए, भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2 और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। तो ये सिक्किम में ही पड़ती है। तो यहाँ पर अच्छा, ऊंचे जो पहाड़ होते हैं, जब स्नोफॉल होती है और मोस्टली इन पर 12 महीने बर्फ जमी रहती है, तो जब बर्फ की बहुत मोटी लेयर हो जाती है तो सारी की सारी बर्फ नीचे आ जाती है, जिसे कहा जाता है हिमस्खलन हो गया। और बर्फ के नीचे हमारे सैनिक भी और जो टूरिस्ट जाते हैं वो भी उनके नीचे दब जाते हैं, डेथ हो जाती है उनकी। तो इसी की निगरानी करने के लिए एक रेडार स्थापित किया गया है सिक्किम में, और इस तरीके का ये पहला रेडार है भारत का। तो भारत में पहला हिमस्खलन निगरानी रेडार स्थापित किया गया है सिक्किम में। नेक्स्ट, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया का जो पहला चंद्र मिशन, मून मिशन है, मतलब मून पे वो एक सैटेलाइट एक भेजेंगे, तो उसको नाम दिया गया है दानूरी। अच्छा, इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है? दक्षिण कोरिया का जो पहला चंद्र मिशन, मून मिशन है, उसका नाम है दानूरी। उस प्रोजेक्ट का, मिशन का नाम है दानूरी। और जिस रॉकेट से वो सैटेलाइट को भेजेंगे उस रॉकेट का नाम है नूरी। मतलब सिंपल है, कोरिया, दक्षिण कोरिया अभी तक अपने सैटेलाइट अंतरिक्ष स्पेस में भेजने के लिए दूसरे देशों पे डिपेंड करता था। पिछले साल 2021 में इसने सोचा कि हम खुद का एक रॉकेट बनाएंगे, तो लास्ट ईयर इन्होंने अपना खुद का रॉकेट डिजाइन किया जिसका नाम रखा नूरी। और इसी साल 2022 में इन्होंने बोल दिया कि जी हम मून मिशन भेजेंगे और उसका नाम होगा दानूरी। तो नूरी है रॉकेट का नाम और दानूरी है इनके मून मिशन का नाम। क्लियर? नेक्स्ट, हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली दुनिया की पहली यात्री ट्रेन, मतलब पैसेंजर ट्रेन को इनॉग्रेट किया गया है जर्मनी में। मतलब हम यहाँ हाइड्रोजन फ्यूल से केवल बस चला रहे हैं और ये हाइड्रोजन फ्यूल से क्या चला रहे हैं? एक पैसेंजर ट्रेन बना रहे हैं। मतलब पैसेंजर ट्रेन को चला रहे हैं। जर्मनी में ऐसा हो सकता है। अच्छा, जर्मनी में ऐसा क्यों हो सकता है? जर्मनी की जनसंख्या है ही कितनी, यूपी से भी बहुत कम है। तो खुद सोचिए, वहाँ की जो पैसेंजर ट्रेन है उनमें कितने व्यक्ति बैठते होंगे? 100, 200, बस 100-200 बैठते होंगे। और 100-200 बंदे अगर बैठ गए ट्रेन में और हाइड्रोजन से वो चल रही है तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ऐसी ही ट्रेन को इंडिया में लाया जाए, अच्छा क्या हम नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन एक बात देखिए, हमारे यहाँ पर जो पैसेंजर ट्रेन होती हैं उनमें लगभग 15 से 16 तो डिब्बे होते हैं, और हर डिब्बे में अगर कैपेसिटी होगी 40 या 45 की, तो उसमें उनके 10 गुना ज़्यादा मिलेंगे। कम से कम 300 से 400 बंदे मिलेंगे केवल एक डिब्बे में। तो जितने पैसेंजर हमारे यहाँ एक डिब्बे में होते हैं इतने तो इनकी पूरी ट्रेन में होते हैं, बल्कि उससे भी शायद कम मिले। तो यहाँ पर ये बहुत आसान है। भारत जैसे देशों में टेक्नोलॉजी और एनहेंस करनी पड़ेगी। इन बैटरी की, हाइड्रोजन फ्यूल की जो कैपेसिटी है उसे और इतना बढ़ाना पड़ेगा कि ये इतना सारा लोड जो है वो कैरी कर सके। तो जर्मनी में ये चलाना है, मतलब आसान नहीं होता है, लेकिन भारत की जनसंख्या और भारत की ट्रेनें, पता है ना, जितनी कैपेसिटी होती है उनसे 10 गुना यात्री भरे जाते हैं। ट्रेन भरे क्या जाते हैं, हम खुद भरते हैं। क्लियर? तो हाइड्रोजन से चलने वाली पहली पैसेंजर ट्रेन है जर्मनी में, और जहाँ हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली पहली बस को चलाया गया है पुणे में, इंडिया में। नेक्स्ट, ये हो चुका है। नेक्स्ट, भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर। अच्छा ठीक है, हमने कहा कि ठीक है तुम ट्रेन चला रहे हो, चलाओ, कोई दिक्कत नहीं हाइड्रोजन से, हम तो बसें ही चलाएंगे। ठीक है, तो भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर एसी बस, डबल डेकर मुंबई में होती है ना वो डबल डेकर, नीचे भी और ऊपर भी बैठने का स्थान होता है। सही है, तो भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर एसी बस जो चलाई गई है वो चलाई गई है मुंबई में। क्लियर है? नेक्स्ट, दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर, जो फ्लोटिंग सिटी या दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बनाने की जो घोषणा की है वो की है दक्षिण कोरिया ने। सिंपल है, उत्तर कोरिया तो बनाएगा नहीं, किम जोंग उन बैठे हैं ना वहां पर, तो वो तो ऐसा कुछ करेंगे नहीं। उन्हें यही लगेगा इतना पैसा हम तैरते हुए शहर पे बनाने में खर्च करें, इससे अच्छा तो यह है हम एक मिसाइल बना दें। बहुत कम कीमत पे एक मिसाइल बनाएंगे और उस मिसाइल से इस तैरते हुए शहर को डुबा सकते हैं। किम जोंग उनकी सोच बता रहा हूं मैं, उनकी सोच ऐसी रहती है। तो दक्षिण कोरिया ने दुनिया का पहला जो तैरता हुआ शहर है वो बनाया है। नेक्स्ट है, मतलब बनाएगा, ऐसी घोषणा की है।
नेक्स्ट, अब क्रिकेट से संबंधित न्यूज़ है ना। तो इंटरनेशनल क्रिकेट में 950 विकेट लेने वाले जो गेंदबाज बन गए हैं वो बन गए हैं जेम्स एंडरसन। नेक्स्ट है, क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में, मतलब टेस्ट हो, वनडे हो और T20 हो, तो तीनों प्रारूप हो गए हैं। तो तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले जो पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं वो बने हैं विराट कोहली। क्लियर। और लास्ट 30th न्यूज़ है, विश्व का सबसे बड़ा खेल शहर के रूप में, मतलब एक तरीके से ये है अहमदाबाद। अच्छा, अहमदाबाद में जो क्रिकेट स्टेडियम है उसका नाम है नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है ये। तो अब ये अनाउंस किया गया है कि जो अहमदाबाद है, अहमदाबाद को दुनिया का सबसे बड़ा खेल शहर के रूप में इस्टेब्लिश कर दिया जाएगा, कि दुनिया का सबसे बड़ा जो खेल शहर है, स्पोर्ट सिटी है, वो है अहमदाबाद। तो ये जो हमने एक नई सीरीज शुरू की है जिसमें टॉप 200 हम न्यूज़ पढ़ेंगे 2022 की, तो उसकी ये पहली वीडियो है। और जो 30 इंपॉर्टेंट न्यूज़, तो केवल 30 ही हुई हैं, लेकिन इनसे संबंधित और भी बहुत सारी न्यूज़ हो गई हैं। तो ये पहला वीडियो है और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।